नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। मॉनसून की रफ्तार पर क्या आज ब्रेक लगी है? थार सवार जब नदी में फंसे तो क्यों लोग कहने लगे कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और क्यों कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है? 3 खबरें बताएंगे तो आप इस बात को आज मान भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश की हिंदुत्व वाली राजनीति की, जहां हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व का सियासी युद्ध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच चल रहा है, जिसमें आज नया अध्याय भी हनुमानगढ़ी का योगी आदित्यनाथ ने जोड़ दिया है। चर्चा चलने लगी कि क्या बीजेपी की पिच पर सनातन वाली बैटिंग समाजवादी पार्टी को भारी पड़ सकती है, जहां सामने हिंदुत्व पर हार्डकोर राजनीति करने वाले योगी हैं। जहां एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि सनातन ही समाजवाद है, तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यही तो सनातन की ताकत है कि अखिलेश यादव को भी आस्था की बात करनी पड़ रही है। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। सनातनी बहुत दुखी है, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं, और इस सरकार ने कष्ट दुख दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की। जो भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं वो वोट के लिए बदलते हैं, उनके लिए धर्म नहीं धन। राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है, इन्होंने महापाप किया है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सनातनी लोग बहुत भावनात्मक है, इमोशनल है। वो तो कह रहे हैं बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा इमोशनल है वो लोग। वो तो सोचिए, महापाप किया इन्होंने। 2027 का चुनाव हार्ड हिंदुत्व वर्सेस सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर आ टिका, जिसकी जमीन अयोध्या के विवाद से तय हुई। इस वक्त अखिलेश यादव जब कहते हैं जो सनातन है वही समाजवाद है, तब योगी आदित्यनाथ का जवाब आता है हनुमानगढ़ी में समाजवादियों ने नमाज कराई थी। अखिलेश यादव कहते हैं पराजय काल विपरीत बुद्धि, योगी आदित्यनाथ कहते हैं राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आस्था की बात ना करें। अखिलेश यादव कहते हैं चढ़ावा चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं। योगी आदित्यनाथ का जवाब है बाबर को समाजवादी अपना आदर्श मानते। भगवा वेशधारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हिंदू और हिंदुत्व पर बढ़कर और चढ़कर बोलना चलना तो लंबे वक्त से राजनीति में देखा गया। लेकिन क्या इस वक्त बहुसंख्यक वोट साधने के लिए अखिलेश यादव भी सनातन वाली सटीक राह पर चल पड़े हैं, जो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के चरणों में बैठकर कहते हैं जो सनातन है वही समाजवाद है। सनातन धर्म ही समाजवाद है, जो सनातन है वही समाजवादी है। अध्ययन किया गया होता है। हमारे शास्त्र में आज भी समाजवादी ढांचा है, उसका हम सब लेकिन उसको उस रूप में परिभाषित नहीं किया। क्या यही अखिलेश यादव का वो दांव है जिसे वो अयोध्या चढ़ावा चोरी विवाद के बाद पकड़ कर चलना चाहते हैं, ताकि जब मुख्यमंत्री उन्हें 90 के दशक में समाजवादी पार्टी के राज में अयोध्या में कार सेवकों पर चली गोली पर घेरे तो वो सनातन की धार बना सके। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। पूरे दुनिया के सनातनी चिंतित हैं कि जिस तरीके से व्यवहार, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है। शुक्रवार को एक बार फिर योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचते हैं। चढ़ावा कांड के बीच ये दूसरा अयोध्या दौरा रहा। इस बार बीकापुर में 200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देने के साथ
मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अखिलेश यादव की तरफ से उठाए जाते सवालों पर इतिहास याद कराया है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे, इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। उनको यही बुरा लग रहा है। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर, उनको यही बुरा लगता है। 19 जून को जब पहली बार योगी आदित्यनाथ चढ़ावा विवाद के बीच में अयोध्या पहुंचे, तब राम मंदिर में दर्शन करके भरोसा पूरे देश को दिलाया कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। तब से अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार छापेमारी करके चढ़ावे की रकम और चुराए गए चढ़ावे से खरीदी गई संपत्ति का पता चल रहा है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट से ये अलग हो चुके हैं। इस वक्त एसआईटी की 15 दिन वाली दूसरे राउंड की जांच जारी। इन सब के बीच सवाल आता है, क्या 19% मुस्लिम और 10% यादव यानी 29% वोट का सीधे 85% हिस्सा तक पाने वाली समाजवादी पार्टी अब बाकी 70% बहुसंख्यक वोट में पहले से पाते हिस्से को बढ़ाने के लिए सनातन की राह पर मजबूती से चलने लगी है। आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अयोध्या में राम मंदिर के साथ हनुमानगढ़ी का दर्शन करने वाले हिंदू भक्त जानते हैं कि हनुमानगढ़ी का महत्व क्या है। आज उसी महत्व को समझकर योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के आस्था वाले दांव को घेरा है। ये दांव आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि क्या शंकराचार्य के साथ केमिस्ट्री बिठाकर हिंदू वोट अखिलेश यादव बांट सकते हैं। 19 जून को जब पहली बार योगी आदित्यनाथ चढ़ावा विवाद के बीच में अयोध्या पहुंचे, तब राम मंदिर में दर्शन करके भरोसा पूरे देश को दिलाया कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। तब से अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार छापेमारी करके चढ़ावे की रकम और चुराए गए चढ़ावे से खरीदी गई संपत्ति का पता चल रहा है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट से ये अलग हो चुके हैं। इस वक्त एसआईटी की 15 दिन वाली दूसरे राउंड की जांच जारी। इन सब के बीच सवाल आता है, क्या 19% मुस्लिम और 10% यादव यानी 29% वोट का सीधे 85% हिस्सा तक पाने वाली समाजवादी पार्टी अब बाकी 70% बहुसंख्यक वोट में पहले से पाते हिस्से को बढ़ाने के लिए सनातन की राह पर मजबूती से चलने लगी है। आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। क्या इसीलिए अखिलेश यादव शंकराचार्य के चरणों में बैठकर उनके गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने वाले अभियान का समर्थन करते हैं? वो शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद जिनका प्रयागराज विवाद से अब तक यूपी सरकार से 36 का आंकड़ा चल रहा है। वहीं अब शंकराचार्य के साथ मिलकर अखिलेश यादव चढ़ावा विवाद में लगातार सनातन शब्द का इस्तेमाल करके बीजेपी को घेरते हैं। आज तो घर घर गांवों चर्चा है कि इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग बहुत भावनात्मक है, इमोशनल है। वो तो कह रहे हैं बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा इमोशनल है वो लोग।
लखनऊ में तो पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर तक लगा लिया, सनातन ही समाजवाद है। और इसी सनातन के चक्कर में मुख्यमंत्री रोज रैली में समाजवादियों के पुराने पन्ने पलटते हैं। मुख्यमंत्री याद दिलाते हैं कांवड़ यात्रा रुकवाने वाले समाजवादी नेता अब लगता है जल्द कांवड़ उठाकर चलते दिखेंगे। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कांवड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। असल में 2014 से 2022 के बीच के 4 चुनाव में 29% मुस्लिम और यादव वोट का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी पाई, पर न सत्ता मिली न बीजेपी से ज्यादा सीट। लेकिन 2024 में जब कुर्मी, कोयरी, अन्य ओबीसी और गैर जाटव वोट भी पहले के मुकाबले समाजवादी पार्टी का बढ़ जाता है, तो अचानक सीटें यूपी में समाजवादी पार्टी को बीजेपी से ज्यादा मिलती है। इसीलिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़कर बहुसंख्यक वर्ग को लुभाने की राह पर चलते अखिलेश यादव नजर आते हैं। पिछले ही महीने डिंपल यादव परिवार समेत काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में दर्शन पूजन करने पहुंची। इस दौरान बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। अखिलेश का परिवार गंगा घाट पर भी दिखा, जहां मां गंगा की आरती और पूजन किया। तब सनातन की राह पर सॉफ्टली बढ़ते समाजवादियों की सियासत की तुलना कालनेमी से आक्रामक होकर मुख्यमंत्री करते हैं। प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। जितना भूगोल हिंदू वोट का सनातन की लकीर खींचकर अखिलेश यादव बदलना चाहते हैं, उतना इतिहास समाजवादी पार्टी का योगी आदित्यनाथ याद कराते हैं। 90 से लेकर अब तक का, जहां यह मुद्दा बाबर औरंगजेब से लेकर वक्फ कब्रिस्तान के रास्ते अब नमाज इफ्तार तक पहुंच चुका है, क्योंकि आज ही अयोध्या के बीकापुर की रैली में सीएम योगी ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार में अयोध्या की हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ा दी गई थी। सीएम ने चुनौती दी है कि क्या एसपी कांग्रेस की सरकारें जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पाठ करा सकती हैं। दरअसल सीएम योगी ने 2003 की एक घटना का जिक्र किया है, जब यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और हनुमानगढ़ी के ही महंत ज्ञान दास ने बाबरी केस के पक्षकार हाशिम अंसारी समेत बाकी लोगों के लिए हनुमानगढ़ी परिसर में इफ्तार का आयोजन कर दिया था। हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था। पिछले एक हफ्ते से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का सवाल उठा रहे विपक्षी दलों पर जितने हमले किए, उनमें नया अध्याय अब हनुमानगढ़ी का खोला है। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी?
अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन को हनुमान जी की आज्ञा या अनुमति लेना कहा जाता है। यह माना जाता है कि यह जरूरी इसलिए है क्योंकि मान्यता है कि भगवान राम ने हनुमान जी को अयोध्या का राजा कोतवाल नियुक्त किया और बिना उनकी आज्ञा के रामलला के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। यही वजह है कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री जब भी ये अयोध्या आते हैं तो पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हैं और फिर रामलला के दर्शन करने राम जन्मभूमि मंदिर में जाते हैं। अब चढ़ावा विवाद बनाम झूठी आस्था के बीच होती सियासत में मुख्यमंत्री ने जब हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर समाजवादी राज में नमाज कराने का किस्सा बताया तो जानते चलिए ये मामला कब का है। इस बारे में हमने पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और बीजेपी से मौजूदा राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल से बात की, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ये नमाज वाली बात बताई। 29 अगस्त 2003 को माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बन चुके थे। 26 अक्टूबर से 24 नवंबर तक रमजान का महीना था। उस समय एसएसपी फैजाबाद थे राजू सबरवाल और यहाँ के बीएन राय साहब थे आईजी जोन लखनऊ। और उस समय ये हुआ, दबाव डाला गया कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने जहाँ सीढ़ियाँ शुरू होती हैं वहाँ पर रोज़ा इफ्तार होगा, नमाज पढ़ी जाएगी। मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था प्रदेश का। मैं लगातार अपने एसएसपी राजू सबरवाल के संपर्क में था। उसके बाद वो मना किया गया कि नहीं हो सकता, क्योंकि वो सीधे माननीय मुलायम सिंह जी के टच में थे और एक पराकाष्ठा थी, एक संदेश देना था कि हनुमानगढ़ी के सामने नमाज पढ़ाई गई और वहां पर रोजा इफ्तार हुआ। सीएम योगी ने अयोध्या की बीकापुर की रैली में हनुमानगढ़ी की जिस घटना का जिक्र किया उसके बारे में जो तथ्य सामने आए उसके मुताबिक ये घटना 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 के बीच रमजान की है। तब हनुमानगढ़ी के 4 पट्टियों में से एक सागरिया पट्टी के महंत ज्ञानदास थे, जिनकी बाबरी मामले के पक्षकार हाशिम अंसारी से मित्रता थी। ज्ञानदास इफ्तार कराया करते थे। उस साल भी इफ्तार आयोजित की गई और चटाइयां मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास बिछी हैं, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन खुफिया रिपोर्ट के हवाले से तत्कालीन एसएसपी ने इसे हटवा दिया। फिर इफ्तार मंदिर के सामने से हटाकर दूसरी जगह कराई गई। हनुमानगढ़ी नहीं, हनुमानगढ़ी के पीछे उनका जो मकान है वो अपने मकान में बुला करके मुसलमानों के रोजा इफ्तार के समय था, क्या था, उसी समय उन्होंने बुला करके भोजन कराया, नमाज पढ़वाए। तो इस पर हम लोगों ने विरोध किया। पहले तो जानकारी नहीं भैया, अगला साल, एक साल उसके बाद में दूसरे साल जब कराने के तैयार किए तो उसके पहले हम लोगों ने खड़ा हो गए, पेपर में निकाले कि हम इस साल भी पढ़वाएंगे। तब हम लोग कोर्ट में गए। हनुमानगढ़ी की दूसरी उज्जैनिया पट्टी के महंत धर्मदास की तरफ से ये मामला कोर्ट पहुंचा और मंदिर परिसर में इसके बाद इफ्तार पर रोक लग गई। लेकिन अब जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का विवाद बढ़ता है तो सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं को मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी की वो घटना याद दिलाते हैं। ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे तो उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा था। वो हनुमान जी को, राम जी को जानने वाले कौन लोग हैं? आस्था के नाम पर चंदा सोना, चंदा की चोरी करना इनका काम है। हनुमान जी का नाम उन्होंने कब लिया? कब की बात बता रहे हैं आप? हनुमान जी के विषय में उन्होंने कब रामायण उनको हनुमान चालीसा बातें कही? अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था। उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम बोलने पर, परशुरामपुर के दंगों पर और इन सभी घटनाओं पर जिसमें निर्दोष हिंदू प्रताड़ित हुआ था, उन सभी घटनाओं के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से जिसकी आस्था आहत होती थी। उत्तर प्रदेश में दलित वोट भी 2024 में बटा, जिस पर पहले एक मुश्त बीएसपी का अधिकार रहा। लेकिन अभी मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड पर शुरू हुई सियासत ने दलित वोट को लेकर खींचतान तेज कर दी है। जहां पहले अखिलेश यादव सवाल करते हैं,
फिर चंद्रशेखर आज मेरठ पहुंचते हैं और तब आज ही मायावती दलितों के वोट पर विरोधियों को मगरमच्छ के आंसू बहाने से रोकने का बयान देती है। मेरठ में 2 दिन पहले कचहरी रोड पर हुए इस लाठीचार्ज की घटना ने यूपी में दलित वोट की सियासत को सुलगा दी है। दरअसल ये प्रदर्शन 15 मई को हुई एक दलित युवती की हत्या के बचे हुए आरोपियों को पकड़ने की मांग पर किया जा रहा था, जिसमें प्रदर्शनकारियों को उकसाकर पुलिस पर हमले की कोशिश की गई। उग्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी हुआ और महिला पुलिसकर्मी समेत 11 पुलिसकर्मी घायल हुए। इसी दौरान मौके पर मौजूद एसएसपी अविनाश पांडे ने पकड़े गए प्रदर्शनकारियों में से एक नेता को कैदी वाहन में जाकर थप्पड़ भी मारा था और उसके बाद 13 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की। दरअसल चुनावी सीजन में मुद्दा सूंघते फिर रहे सियासी दलों को इस मामले में सियासत का मौका मिल गया। अखिलेश यादव ने फौरन ट्वीट करके पुलिस अन्याय और प्रदेश प्रमुख पर सवाल उठा दिए, तो नए दलित नेता बने चंद्रशेखर ने बीजेपी को दलित विरोधी दमनकारी बता दिया, जिसके 2 दिन बाद मायावती ने ऐसे सियासतदानों से दलितों को सतर्क किया है। लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। तो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है। ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप ही आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है, ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ तो हमारी बहनों की अस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई करिए आप जानते हैं ना। तो हम भी हाथ पे आकर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। आप समझते, ये वो हमें सिखाना चाहते हैं, ये नहीं सीखना चाहता मैं उनसे। मैं तो उनका सम्मान करता हूं, हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन समाज से सिर्फ वोट का रिश्ता रखता है, इसका फैसला समाज करेगा। ठीक है, मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं। और एक दरअसल मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड से जुड़े तथ्य हैं कि मेरठ के टोपी नगर इलाके में 15 मई को ललिता गौतम नाम की युवती लापता हुई थी, जिसका शव 17 मई को रोहटा इलाके से मिला था। पुलिस ने 24 घंटे में मुख्य आरोपी पूर्व परिचित युवक को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके साथ युवती बाइक पर गई थी और बाद में 2 सह आरोपी भी गिरफ्तार हुए। लेकिन पीड़ित परिवार और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था, जिसके बाद 3 पुलिस महिला अधिकारियों ने विवेचना की जानकारी पीड़ित परिवार को देकर संतुष्ट किया था, जिसके सबूत पुलिस के पास हैं। पुलिस का आरोप है कि उसके बाद दूसरे जिलों के जिला बदर और हिस्ट्री शीटर अपराधियों ने मिलकर पीड़ित परिवार को पैसों का लालच दिया और इसे सियासी रंग देने की कोशिश की। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। सियासत में कुछ भी संभव है, ये सुना होगा तो आज इसके 3 उदाहरण देखिए। एक तरफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी छोड़कर राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले 3 नेता इधर बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उधर तुरंत उन्हें उन्हीं की खाली सीट पर बीजेपी से उम्मीदवार बना दिया जाता है। ये इंस्टेंट सियासत का उदाहरण है। दूसरी तरफ बिहार है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से खाली हुई बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी को नामांकन के अगले ही दिन अपना कैंडिडेट बदलना पड़ा। पहले घोषित कैंडिडेट अभिषेक सिन्हा ने पारिवारिक वजह कहकर नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया। पार्टी ने उनकी जगह नीरज सिन्हा को नया उम्मीदवार बनाया है। तीसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पहले दतिया में हार का सामना करना पड़ा।
फिर वहां कांग्रेस उम्मीदवार की सदस्यता रद्द हुई तो उपचुनाव होना है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की सक्रिय राजनीति में वापसी नहीं हो पा रही है। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। अब बात मानसून की। पहाड़ों पर लगातार बरसात हो रही है। दिल्ली एनसीआर में भी भारी बारिश हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि बारिश की कमी सिर्फ 14% रह गई। लेकिन एक तूफान की वजह से मानसून पर ब्रेक लगने की आशंका है। यह तूफान भारत में नहीं आ रहा, बल्कि भारत से 1000 किलोमीटर दूर, लेकिन इसका सीधा असर चीन, ताइवान और जापान पर पड़ने की आशंका है। लेकिन आशंका है कि इसका असर भारत के मानसून पर भी दिखाई दे। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश को कवर कर चुका है, लेकिन मौसम विभाग की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें चिंताजनक संकेत दे रही हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में मानसून काफी सक्रिय है और इन क्षेत्रों में घने बादल छाए हुए हैं। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में बादलों की गतिविधि कमजोर बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इन इलाकों में अगले कुछ दिनों तक बारिश के आसार कम हैं। पश्चिमी प्रशांत महासागर में बने सुपर टाइफून बावी की वजह से क्या भारत में मानसून पर ब्रेक लगा? सुपर टाइफून बावी की वजह से करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। ताइवान में एक कहर मचा रहा है। ये तूफान भले ही भारत से करीब 1000 किलोमीटर दूर हो, लेकिन सवाल है कि क्या सुपर टाइफून बावी की वजह से मानसून ने यू टर्न ले लिया? गुरुवार को मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया, जिसने जून में बारिश में 40% की कमी को एक झटके में घटाकर 14% कर दिया। मानसून में अचानक आई तेजी ने सबको राहत पहुंचाई। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत का मानसून की राह देखते बड़ा इलाका गुरुवार को दिन भर बारिश से भीगता रहा, लेकिन शुक्रवार को लगा कि मानो मानसून ने यू टर्न ले लिया, जिसके बाद सवाल उठा क्या ताइवान में कहर मचा रहा तूफान बादलों का मन बदलने के लिए जिम्मेदार है? मौसम विभाग की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीर ने परेशानी बढ़ाई। मौसम विभाग की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीर में मध्य भारत में मानसून ज्यादा सक्रिय दिखा। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर तक बादल हैं। वहीं दूसरी ओर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी हिस्सों में बादल कम है। यहाँ आने वाले दिनों में बारिश की कम संभावना दिखती है, क्योंकि जो जुलाई का अभी तक का जो समय था, यानी 2 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक का, इवन 10 जुलाई भी देखें तो वर्षा अच्छी प्राप्त हुई, इसलिए बाकी सब डिविजन्स जो है सामान्य या सामान्य से ज़्यादा दर्ज कर रहे हैं। और अगर हम आने वाले 2 दिनों की बात करें तो अभी हमारी जो मानसून ट्रफ होती है सीजन की, वो या तो सामान्य रहेगी या सामान्य से उत्तर की तरफ वो देखी जाएगी। उसकी वजह से जो हमारा इंडोगैंट्रिक प्लेन्स हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, उपमहाली, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य, यहाँ पर वर्षा का दौर सप्ताह में आपको देखने को मिलता रहेगा। हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का स्पेल बना रहेगा। देश के मानसून के लिए बुरी खबर की वजह फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में आया सुपर टाइफून बावी बताया जाता है। ये ताइवान और चीन की ओर बढ़ रहा है। इसका असर 3 से 4000 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी तक पड़ रहा है। विशेषज्ञों का दावा है कि जब तक ये तूफान चीन नहीं पहुंचता, तब तक बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की उम्मीद नहीं। ऐसे में 2 दिन बाद देश के कई हिस्सों में बारिश कम हो सकती है। अच्छी बारिश के लिए अगले करीब 1 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ सकता है। सुपर टाइफून बावी शनिवार को चीन के फुजियान प्रांत में लैंडफॉल कर सकता है। इससे पहले ये उत्तरी ताइवान के बेहद करीब से गुजरेगा। ताइवान के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ये 1987 के बाद सबसे बड़े आकार का टाइफून हो सकता है। राजधानी ताइपे के आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों में 1 मीटर तक बारिश की आशंका है। आपदा से निपटने के लिए 29,000 सैनिकों को अलर्ट पर रखा गया। समुद्री शहरों में मछुआरों ने अपनी नौकाएं सुरक्षित बंदरगाहों में पहुंचा दी, जबकि लोग घरों की सुरक्षा के लिए रेत की बोरियां जमा कर रहे हैं और किसान समय से पहले फसल काटने में जुट गए हैं। तो सुपर टाइफून बावी का भले ही भारत पर सीधा प्रभाव न पड़े, लेकिन इसका असर मानसून की रफ्तार धीमा कर सकता है। अगर बंगाल की खाड़ी में नया मौसम तंत्र बनने में देरी हुई तो उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में कुछ दिनों के लिए बारिश कमजोर रह सकती है।
हालांकि इसके बाद नया सिस्टम बनने पर मानसून के फिर से सक्रिय होने की उम्मीद जताई जा रही है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी हिस्से में भले ही मानसून कमजोर दिख रहा हो, लेकिन पहाड़ों पर लगातार मूसलाधार बरसात हो रही है। इस वजह से लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स आ रहा है। कब कहां पहाड़ टूटकर गिर जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड होने से कैलाश मानसरोवर और चारधाम यात्रा प्रभावित हुई है। पहाड़ों पर बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मूसलाधार बारिश अब आफत बन गई है। नदी नाले उफान पर हैं और सांगला के पास बना मुख्य बैली ब्रिज भी खतरे की जद में आ गया। ये देखिए, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के तेजर नाले में भीषण बाढ़ से गांव का संपर्क कट गया। रिहायशी इलाकों में घुसा मलबा और पुल खतरे में आ गया। ये देखिए, फ्लैश फ्लड कितनी तेज रफ्तार से पुल से टकरा कर डरा था। वीडियो बना रहे लोग कह रहे हैं कि ये पुल अब नहीं बचेगा। इससे आगे का वीडियो तो और भी डराने वाला है। फ्लैश फ्लड की रफ्तार डराती, इंसानी जान खतरे में, क्योंकि कब, कहां, कितनी तेजी से मलबा आकर किसे अपने साथ बहा ले जाएगा कोई कुछ नहीं कह सकता। आप ही सोचिए, जिन घरों के पास ये फ्लैश फ्लड पहुंचती, वहां लोगों की क्या हालत होगी। पुल पर आवाजाही रोक दी गई है, जिससे लिप्पा गांव का आसपास के इलाके से संपर्क कट गया। बाढ़ के साथ भारी मात्रा में पत्थर और मलबा भी आया। ये पूरा मलबा आसपास के रिहायशी इलाकों में घरों के अंदर घुस गया। अगर बात उत्तराखंड की करें तो उत्तरकाशी बारिश और लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा प्रभावित है। गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों ही धार्मिक यात्राओं पर बिगड़े मौसम का असर पड़ा है। यमुनोत्री में यमुना नदी की रफ्तार किसी को भी कपकपा दे। भारी बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। ये तस्वीरें यमुनोत्री मंदिर के पास की हैं, जहां कल रात से जलस्तर बढ़ा हुआ है। यमुना नदी के वेग ने पैदल पुल को छू लिया। अब इस पुल के बहने का खतरा बढ़ गया। यमुनोत्री धाम में शाम ढलने के साथ लोगों और यात्रियों का दिल बैठना शुरू हो जाता है। स्याना चट्टी कस्बे में यमुना नदी का जलस्तर उफान मार रहा है। कई होटल की निचली मंजिलें पानी की चपेट में आ गई। बारिश का कहर अब पहाड़ों में भी बरफने लगा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्याना चट्टी में। स्याना चट्टी ये वही स्थान है जहां 2025 में भीषण त्रासदी आई थी, जिसके चलते ये पूरा जो स्याना चट्टी वाला जो कस्बा है, यहाँ पर एक झील बन गई थी यमुना नदी की वजह से, और उससे यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को त्रासदी झेलनी पड़ी। कमोबेश वही 2025 की स्थिति अब फिर दोबारा से 2026 में बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाएं किस तरह से होटल एक बार दोबारा से जलमग्न होने लगे हैं। निचली मंजिल पूरी तरह से यमुना नदी के आगोश में समाने लगी है। इतना ही नहीं, आप दूसरी तरफ आप देखेंगे ये होटल्स और सामने एक जो है विद्यालय भी है जो यमुना नदी के प्रभाव से प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी यमुना नदी का जल स्तर उतना नहीं बढ़ा, लेकिन मानसून बारिश जैसे जैसे अपने पूरे सबाब पर होगी, वैसे ही यमुना का जल स्तर बढ़ता चला जाएगा। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सबसे अधिक नुकसान स्याना चट्टी क्षेत्र में हुआ है, जहां करीब 100 मीटर सड़क बह गई है। बारिश में सफर करना पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी इलाकों में भी खतरनाक हो चुका है। कौन सा रास्ता कब गड्ढे में बदल जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। अचानक जमीन धंसने से गाड़ी समेत गड्ढे में दादा और पोता गिर गए। स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से दोनों की जान बचाई। पकड़ लिए, बच्चे घुस गए। उधर सूरत में हुई भारी बारिश और बाढ़ से अब तक कुल 47 लोगों की मौत की पुष्टि सूरत कलेक्टर ऑफिस के नायब तहसीलदार साजिद खान ने आज तक से की है। 47 में से 43 मौत सूरत शहर में, जबकि 4 मौतें सूरत ग्रामीण में हुई। अब वो खबर जिसे आज ध्यान से समझिए। भारत में 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, 106 नेशनल पार्क हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। फिर भी भारत में केवल 90 लाख विदेशी सैलानी आते हैं। सवाल है क्यों? जबकि छोटे से देश थाईलैंड में 3 गुना विदेशी सैलानी आते हैं। तुर्की में हमारे मुकाबले 6 गुना से ज्यादा।
सऊदी अरब में 3 गुना, मलेशिया में 2.5 गुना, वियतनाम में 2 गुना, मिस्र में भी करीब 2 गुना। अब आप कहेंगे अगर भारत में विदेशी पर्यटक नहीं आते तो इससे रोजगार का क्या रिश्ता है? तो जवाब यह है कि टूरिज्म सेक्टर में रोजगार सृजन की सबसे ज्यादा संभावना होती है। PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार साल 2023-24 में 8 करोड़ 46 लाख रोजगार पर्यटन उद्योग से पैदा हुए। इतनी अहमियत के बावजूद भारत में विदेशी पर्यटकों से ठगी और लूट होती है। Heat wave. There's a heat wave. There is a heat wave. All right. I wanted to keep this brief because it's hot. It's hot. It's although it's not humid. Like I'm from Miami. There's the humid hot, and then there's this hot. But it's like, what time is it? It should be getting cooling off by now. दिल्ली में गर्मी से परेशान होने वाले अमेरिकी विदेश मंत्री को 44 डिग्री की प्रचंड गर्मी भी ताजमहल का दीदार करने से नहीं रोक पाई। मार्को रूबियो और जीनेट ने डायना बेंच पर भी फोटो खिंचवाई और ताजमहल को दुनिया के सच्चे खजानों में से एक बताया। फ्रांस की जूलियटिवा और वेरोनिका को भी आगरा का ताजमहल भारत खींच लाया, लेकिन इसके साथ जो हुआ वो हर भारतवासी को शर्मसार करने वाला है। अतिथि देवो भव की संस्कृति वाले देश में दोनों फ्रांसीसी पर्यटकों से ठगी हो गई। इनसे 500 रुपए की जगह 5000 रुपए वसूले गए। राहत की बात यह कि इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हुई, जिसने भारत को बदनामी से बचा लिया। भारत में यूनेस्को की ओर से घोषित 44 विश्व धरोहर स्थल हैं, लेकिन ताजमहल विदेशी सैलानियों की सूची में पहले नंबर पर होता है। प्रेम के प्रतीक की इस अद्वितीय इमारत को निहारना हर विदेशी सैलानी का सपना होता है। मंगलवार को फ्रांस से आगरा घूमने आई जूलियटिवा और वेरोनिका ने सपने में नहीं सोचा कि ताजमहल देखने का जुनून उन्हें धोखेबाजी का शिकार होने को मजबूर कर देगा। मंगलवार को दिल्ली उतरते ही इन्होंने आगरा के लिए ऑनलाइन कैब बुक की और पैसा पहले ही चुका दिया, लेकिन आरोप है कि अजहरुद्दीन नाम के कैब ड्राइवर ने एयरपोर्ट पार्किंग फीस और फ्लाइट लेट होने का हवाला देकर एक्स्ट्रा पैसे मांगे। यही नहीं, इसने दोनों विदेशी सैलानियों को ताजमहल के पूर्वी गेट की बजाय पुरानी मंडी क्षेत्र में उतार दिया और 500 रुपए अतिरिक्त मांगे। भारतीय मुद्रा की जानकारी न होने के कारण फ्रांसीसी सैलानियों ने 500 की जगह 50 यूरो इस ड्राइवर को दे दिया, जिसकी कीमत लगभग 5000 रुपए के बराबर थी। अच्छी बात यह रही कि एक गाइड ने जब पर्यटकों को यूरो देते देखा तो उसे शक हुआ। उसने फौरन पुलिस को बताया, जिसने ड्राइवर से 50 यूरो वापस करवाए। ठगी का एहसास होते ही महिला पर्यटक भावुक होकर रोने लगी और उन्होंने पुलिस का शुक्रिया किया। होटल बुकिंग, खरीदारी, फर्जी गाइड, ऐसे ढेरों तरीकों से देशी विदेशी पर्यटकों को हमारे देश में निशाना बनाया जाता है। पुलिस कार्रवाई के बावजूद ऐसे मामले थमने का नाम नहीं लेते, जिससे दुनिया भर में यह संदेश जाता है कि भारत विदेशी पर्यटकों के लिए सुरक्षित नहीं, जिससे भारत को बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती है। और थाईलैंड जैसे छोटे पड़ोसी देश में भी भारत से 3 गुना ज्यादा विदेशी सैलानी पहुंच जाते हैं। जबकि साल 2022 में भारत को विदेशी पर्यटकों से 1,39,935 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा मिली। PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक 8 करोड़ 46 लाख रोजगार पर्यटन उद्योग से पैदा हुआ, जिसने देश की GDP में 15.73 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया, जो कुल अर्थव्यवस्था का 5.22% है। इसीलिए फ्रांस की जूलियटिवा और वेरोनिका जैसी विदेशी सैलानियों से की गई ठगी सिर्फ भारत की छवि पर ही दाग नहीं लगाती, भारत के करोड़ों नौजवानों से रोजगार भी छीनती है। इसीलिए अगर आपके सामने किसी विदेशी मेहमान से ठगी हो तो चुप ना रहें, ताकि जूलियटिवा और वेरोनिका की तरह सभी विदेशी पर्यटक भारत से जुड़ी अच्छी यादों के साथ घर लौटें। अब बात मध्य प्रदेश की, जहां का हेल्थ सिस्टम खुद कितना बीमार है, इसके 4 लक्षण जुलाई महीने के 10 दिन के भीतर सामने आ चुके हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहले इंदौर में पता चला कि वर्षों से बंद पड़े मेडिकल उपकरण के मेंटेनेंस के नाम पर पैसा लाखों रुपया डकारा जा रहा था। फिर हमने आपको दिखाया कैसे इंदौर के खजराना में सरकारी अस्पताल के नाम पर जहां एक ईंट नहीं रखी गई, उस कागजी अस्पताल के नाम पर 87 लोग भर्ती करके सैलरी भी पा रहे हैं। और अब 2 और खुलासों ने बता दिया है कि अगर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जागे नहीं तो जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा भगवान भरोसे है। क्योंकि शहडोल में रिश्वत लेता डॉक्टर पकड़ा गया तो पता चला ये तो 3 जगह से सैलरी ले रहा है। और तो और दमोह से लेकर भोपाल तक फर्जी MBBS डिग्री के सहारे सरकारी अस्पतालों में नौकरी करने वाले पूरे रैकेट का खुलासा हुआ है। नाम है डॉक्टर साहब का महेश शर्मा, शहडोल में संविदा पर नियुक्त डॉक्टर हैं।
लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पकड़ा, लेकिन खेल और बड़ा मिला। पता चला शहडोल के सरकारी डॉक्टर महेश शर्मा 3 जगह से तैनाती की सैलरी पा रहे हैं। शहडोल, खरगोन और शिवपुर से एक ही डॉक्टर 3 जगह वेतन उठा रहा है। लापरवाही तो भी है, लेकिन ये जो है ये श्योरपुर कला और शहडोल से भी में भी वेतन अपनी न्यूज़ से पता चला है। अब ये हमारे यहाँ पे फरवरी 2023 से पदस्थ है, संविदा चिकित्सक है। तो इसकी अब यथास्थिति के लिए अभी हम पत्र जारी किए हैं कि क्या है बीएमओ को। फर्जीवाड़ा यहाँ तक मध्य प्रदेश में चल रहा कि मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक में पता चला फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर बनकर जनता का इलाज कर रहे हैं। दमोह से भोपाल तक एमबीबीएस की फर्जी डिग्री के साथ नौकरी करते डॉक्टर मिले हैं। 5 लाख में एमबीबीएस की फर्जी डिग्री तैयार कराई, जिन्हें एनआरएचएम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल में तैनात डेटा क्लर्क आदिल सिद्दीकी और हीरा सिंह मिलकर फर्जी डॉक्टर के तौर पर रखवा देते थे। भोपाल में 9 डॉक्टर की डिग्री फर्जी मिली है। जो आदिल है उसका कहना है कि ये पूरा मामला जो है सिर्फ दमोह और भोपाल तक नहीं बल्कि इसमें और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस को ऐसा शक है कि आदिल जो आईटी असिस्टेंट के तौर पे काम करता था, उसके पास आईटी से जुड़ी हुई कई ऐसी जानकारियां पहुंच जाती थी जिसका वो फायदा इस तरीके के घोटालों को अंजाम देने में कर रहा था। इस संबंध में जब हमने इसकी पुष्टि कराई मेडिकल काउंसिल से और ये ज्ञात हुआ कि इनका रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने लगाया है वो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन की रेप्लिका, मतलब एकदम हूबहू उसका कॉपी लगाया है, जिसमें इनका नाम बस अलग था। वो रजिस्ट्रेशन कुछ के रजिस्ट्रेशन नंबर्स किसी और के नाम पर दर्ज हैं। तब इनके खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है और इनको नौकरी से भी हमने टर्मिनेट किया है। अब विपक्ष पूछ रहा है क्या मध्य प्रदेश में हेल्थ सिस्टम भगवान भरोसे है? सरकार का जवाब है कार्रवाई तो हम कर ही रहे हैं। शासन की हॉस्पिटल और चिकित्सा सुविधाओं पर कोई साइकोलॉजिकल प्रेजेंस है ही नहीं। मंत्री 20 दिन रीवा में रहते हैं, कभी अस्पताल में जाके निरीक्षण नहीं करते। अधिकारी कभी अस्पताल नहीं जाते हैं, कोई निरीक्षण नहीं करते हैं। इतना फैलाव और विस्तार है चिकित्सा सुविधाओं का, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। इसी और डिटेल छानबीन होगी और उसके निष्कर्ष जैसे ही आएंगे तो चूँकि हमारी सिस्टम ने उसको पकड़ा भी है, तो इसलिए कोई भी कार्रवाई ऐसी होगी कि भविष्य में इस प्रकार के लैप्सेस होने की गुंजाइश भी न रहे और कोई ऐसा करने का। पकड़ तो रहे हैं सरकार, लेकिन पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था क्या चरमराई हुई है? जहां इंदौर में पहले मशीनों के नाम पर फर्जी मेंटेनेंस का घपला पकड़ा गया, फिर इंदौर के हवाई अस्पताल के नाम पर लोगों को नियुक्त कर सैलरी दी जाती रही, और अब डॉक्टरों के फर्जीवाड़े से फर्जी डॉक्टर तक। इन सब के बीच खड़ा है आम आदमी, जिसका इलाज कैसे होता है वही जानता है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक हाईवे के पुल का हिस्सा गिर गया। यह घटना कल सुबह हुई। जहां हादसा हुआ वो नेशनल हाईवे 361 में आता है। नांदेड़ लातूर हाईवे पर इस फ्लाईओवर का काम 1 साल पहले पूरा हुआ था। इस हाईवे पर 1100 करोड़ की लागत से काम हुआ है। कुछ जगहों पर अभी भी काम चल रहा है, लेकिन पुल का हिस्सा अचानक गिर जाने से 2 लोग जख्मी हो गए। अब दिल्ली की एनएचआई की टीम पुल गिरने की जांच करेगी। आखिर में आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के बारे में। ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड पहुंचे और 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड का दौरा हुआ है। अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट और हरदम रहिए खबरदार।